Hello dear student of class 11, this is your physics teacher and today we are going to start our new chapter and the chapter name is motion in two dimension. Dear student, in the previous lectures we already discussed that motion can be occur in the three form, one dimension, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन. सो हमने वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन की बात की थी, जिसमें मैंने वन डायमेंशन को बताया था स्ट्रेट लाइन मोशन. अगर कोई भी बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसको हम वन डायमेंशन कहते हैं. ऐसे मोशंस जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है उसे आप टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं. लाइक एग्जांपल सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, ये मोशंस जो होते हैं वो टू डायमेंशनल मोशंस होते हैं. इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कम से कम दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. थर्ड आपका है थ्री डायमेंशनल मोशन. थ्री डायमेंशनल मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में ट्रेवल कर रहा है या स्पेस में आपको है, स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है या मोशन कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में उसका जो मोशन होता है वो थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाता है. हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन कवर कर लिया है अपने चैप्टर नंबर 3 में. हम लोग अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है आपका मोशन इन प्लेन की बात करेंगे, मोशन इन टू डायमेंशन की बात करेंगे. तो बेसिकली जो बुक में आपके चैप्टर का नाम है वो है मोशन इन प्लेन, राइट. सो चैप्टर नेम इज मोशन इन प्लेन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर मोशन इन प्लेन एंड द चैप्टर नेम इज मोशन. चैप्टर नंबर इज 4. सो दिस इज द चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नेम इज मोशन इन प्लेन. मोशन इन प्लेन को आप मोशन इन 2D भी कह सकते हो, मोशन इन टू डायमेंशनल मोशन कह सकते हो. और इसके एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, आपके सिलेबस में दो एग्जांपल्स रखे गए हैं. सबसे पहला एग्जांपल आपको जो पढ़ना होता है वो आपको पढ़ना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा जो आपको पढ़ना होता है वो सर्कुलर मोशन पढ़ना होता है. आगे जाके हम लोग रोटेशनल मोशन और इसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो आप बहुत ही केयरफुली जो है चीज़ों को समझें और प्रॉपर नोट्स बनाएं. ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं. शुरुआत हम लोग करते हैं वेक्टर से, या फिर सबसे पहले हम सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. इसके सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. अगर आप देखेंगे इसके सिलेबस को, तो इसके सिलेबस को सबसे पहले इसमें हमें वेक्टर्स के बारे में पढ़ना होता है. आप इसे कह लीजिए वेक्टर एनालिसिस. ठीक है, इसमें हम लोगों को वेक्टर की एनालिसिस करनी है कि वेक्टर्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में. इन सब की बात हम लोग इसमें करेंगे. दूसरा, टू डायमेंशनल मोशन के दो एग्जांपल्स हैं, और वो एग्जांपल्स आपका है बेटा सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन. तो ये जो दो मोशन हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और अलग अलग कंडीशंस की बात करेंगे कि कब किसी ऑब्जेक्ट को, कब कोई बॉडी जो है सर्कुलर मोशन करेगा, कब कोई बॉडी जो है या पार्टिकल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा. तो ये कंडीशंस हैं. अब मैं थोड़ी बात वेक्टर एनालिसिस की कर लेता हूँ. तो वेक्टर एनालिसिस में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं वेक्टर एनालिसिस की. इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में, जब अगले लेक्चर्स आपके आएंगे तो उसमें हम लोग इसकी बात करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस की. तो वेक्टर एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम चले जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी में. ठीक है, आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी को मैंने शायद वहाँ भी आपको बताया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू कैटेगरी, दैट इज़ द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक में मैंने इसको कैरेक्टराइज किया था. और मैंने आपको ये भी बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यू हैव नीड द टू थिंग्स, दैट इज़ द यूनिट, दैट इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट. ये दो चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को होने के लिए. उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, उसकी यूनिट कुछ ना कुछ होनी चाहिए जिसमें हम उसको मेजर करें. जैसे मैंने लिखा 5 kg, तो 5 यूनिट न्यूमेरिक वैल्यू हो गई और kg क्या हो गई, आपकी यूनिट हो गई. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. इस बात को आप थंब रूल याद कर लो. अब अगर उसके साथ, इसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया, अगर इसके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया तो ये कैसी क्वांटिटी बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है. और अगर इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, केवल और केवल मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं. उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या करते हैं, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए जो भी क्वांटिटीज़ को हम सम करेंगे, ऐड करेंगे या जो भी करेंगे, उसमें हम लोग डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे. और इसका हम लोग क्या निकालते हैं, एल्जेब्रिक सम निकालते हैं. एल्जेब्रिक सम. एल्जेब्रिक सम का मतलब हुआ कि इसमें हम लोग प्लस और माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे. प्लस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन और माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी.
अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो इसमें स्केलर में बात करते हैं तो स्केलर सम निकालते हैं। जब भी हम किसी भी क्वांटिटी का स्केलर सम निकालते हैं तो हम उसका मॉड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? मॉड लेकर के क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आप जानते हैं जब भी किसी भी क्वांटिटी का मॉड लेते हैं तो केवल और केवल वो क्या मिलता है, उसमें आपको मैग्नीट्यूड मिलता है। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या करना है, किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड्स को आपस में ऐड कर लेना है, और ये हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। इट इज़ ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थोड़ा सा आप समझते रहिए। अब मैं अगर इसके एग्जांपल्स को आपको बताऊं तो स्केलर का जो एग्जांपल हो गया वो आपका हो जाएगा बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस को सिंपली ऐड करते हैं, पिछले एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा। स्पीड, स्पीड भी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। वर्क डन, वर्क डन भी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो इस तरह से ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। हम लोगों को वेक्टर को डिटेल में पढ़ना है, तो वेक्टर में कई सारी क्वांटिटीज़ में फिजिक्स में बता रहा हूँ। जैसे हो गया आपका बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आप वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और इसी तरीके से और भी क्वांटिटीज़, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है, मोमेंटम को लिख सकते हैं। तो ये सभी क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं। तो ये सभी क्वांटिटीज़ होती हैं, सब की सब क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इनमें डायरेक्शंस होती हैं, इसलिए ये मैथमेटिक्स का जो फंक्शन है इसे हमें फिजिक्स में भी पढ़ना होता है। और ये अभी नहीं, ये आगे तक आपको काम में आएगा, और हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको ये बेसिक नॉलेज थोड़ी सी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग जो है वेक्टर एनालिसिस देखते हैं, और इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, इसको एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि वेक्टर एनालिसिस में हमें कौन कौन से टॉपिक जो हैं कवर करने होते हैं। तो मैंने अभी आपको बेसिक समझाया। अब मैं बात करता हूँ कि वेक्टर एनालिसिस में, वेक्टर एनालिसिस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर्स होते क्या हैं, व्हाट आर द वेक्टर्स एंड हाउ वी रिप्रेजेंट इट, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, है ना। आप रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, फिर बाद में कहते हैं क्वेश्चन गलत हो गया। तो वेक्टर को एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस करते वक्त जो है आप रिप्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखेंगे, साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे कि टाइप ऑफ द वेक्टर्स, कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर्स, राइट, टाइप ऑफ वेक्टर्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ द वेक्टर्स, जो हम इनिशियली पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, लीनियर, कोलिनियर, ये तमाम तरह के वेक्टर को बात करेंगे। इसके बाद सिलेबस में आपको देखा है कि इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की, दो वेक्टर जो हैं वो इक्वल कब कहे जाएंगे, है ना। इक्वलिटी को डिस्कस करेंगे कि दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल कब कहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका जो है एडिशन, और वेक्टर का एडिशन और जो है सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। इसके लिए हम एक रूल पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम रूल, पैरेललोग्राम रूल, जो आपके एक्सपेरिमेंट में भी है, जहाँ हम लोग लैब में जब जाएंगे तो हम लोग ये पैरेललोग्राम रूल को वेरीफाई भी करेंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, जिसमें हम दो तरह के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। भाई हम डॉट प्रोडक्ट क्यों निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग जो है बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि एक जो वेक्टर होता है उसको कई सारे कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है, एक से ज़्यादा, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, इस तरह से एक वेक्टर को कई सारे कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एक वेक्टर को कैसे कैसे कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं तो आपके भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए बच्चों बहुत केयरफुली जो है इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए, तो ये पूरा हमारा एक रफ एक जो है वो था, एक बायोडाटा था, या कह सकते हैं एक जो है बर्ड आई व्यू था, कि हमने देखा कि हमने वेक्टर एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, और ये आगे तक आपको काम देने वाला, ये बात मैं आपको बहुत श्योरिटी से 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। तो बच्चों इस बात को बहुत अच्छे से देखेंगे, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। तो आज के लेक्चर में हम केवल तीन टॉपिक कवर करेंगे, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर,
टाइप ऑफ वेक्टर्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। तो ये 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बाकी के टॉपिक्स जो है वो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो कम से कम 2 लेक्चर्स इसके ऊपर होंगे, 2 से 3 लेक्चर्स होंगे। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट पे आएंगे जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के मान सकते हैं कि इसमें कुल मिलाकर के जो है आपके 5 लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर में, जिसमें हम 3 लेक्चर आपके जो होंगे वो वेक्टर्स के ऊपर होंगे और 1 लेक्चर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर और 1 लेक्चर जो है आपका सर्कुलर मोशन के ऊपर। तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो गया होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात को। कोई भी वेक्टर जो होता है इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके साथ क्या होगी, डायरेक्शन होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं एक जो वेक्टर क्या होता है। वेक्टर को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज द वेक्टर। सो वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, या कह सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन। द फिजिकल क्वांटिटीज which have direction as well as magnitude। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक एरो है, देखिए एरो का जो ये फ्रंट पार्ट है इसको हम कहते हैं हेड। क्या कहते हैं बेटा, हेड। और ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं टेल। दिस इज नोन एज द टेल। टेल कहते हैं, दिस इज द टेल, नॉट टेल, दिस इज द टेल। ओके, तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। अच्छा, इस जो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और एरो का जो हेड होता है, ये हेड होता है, जिधर की तरफ ये निशान बना रहता है ऐसे, ये वाला जो साइन बना रहता है, ये हेड होता है और ये क्या होता है, टेल होता है। किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये जो हेड है इसका, ये इसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। हम वेक्टर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर समय तो हम इस एरो को बना नहीं सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर वो वेक्टर है तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी ए है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। शायद आपको याद भी होगा जब हम लोग वेलोसिटी और स्पीड की बात कर रहे थे, वेलोसिटी और स्पीड की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि स्पीड को आप v से रिप्रेजेंट करिए और वेलोसिटी को आप वेक्टर ऑफ v से रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो स्पीड को v से रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब था कि ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसको निकालने के लिए हमेशा क्या करते थे आप, मॉड में, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्पीड आपको हैं तो v1 प्लस v2 प्लस v3 इस तरह से मॉड में लिखते थे। लेकिन इसको निकालने के लिए आप क्या करते थे, सिंपली v1 प्लस v2 प्लस v3 साइन के साथ रखते थे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको स्पीड स्केलर क्वांटिटीज़ को निकालना होता है तो आप मॉड लेते हो उसका, और जब आपको सिंपली निकालना होता है तो इनिशियली क्या करते हो, उसको साइन के साथ सम कर लेते हो। तो आई होप ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके समझ में आया होगा कि हम लोग वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, वेक्टर को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो हेड होता है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वेक्टर की जो लेंथ होती है, इस एरो की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इनिशियली अगर हम लोग जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन न करके हम लोग सिंबल के फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर ऑफ ए। क्या कहते हैं इसे हम, वेक्टर ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ी और बात करते हैं इसके ऊपर, और अब हम लोग जो है टाइप ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पोलर वेक्टर की। तो इसमें कई सारे टाइप हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह के टाइप के वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं यहाँ पे कुछ जो मेन वेक्टर्स हैं उनकी बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले मैं बात करूँगा पोलर वेक्टर की। किसकी बात करूँगा, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर किसे कहेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर वेक्टर। तो बेटा पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड द पोलर वेक्टर। मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट हमें पता हो, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट ऑफ एक्शन हमें पता हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे
जब डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है, इस पर आपने फोर्स लगाया, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो हमें पता है कि यहाँ पे अप्लाई किया तो डिस्प्लेस होकर के ये बॉडी यहाँ पे आ गई, तो हमें इसका इनिशियल पॉइंट पता है। तो ऐसे वेक्टर्स, तो इसका वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेस इधर की तरफ हो रहा है, तो इसका इनिशियल पॉइंट हमें पता है। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट हमें पता होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप डिस्प्लेसमेंट समझ सकते हो जो है, और फोर्स के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका पोलर वेक्टर। दूसरा हम बात करते हैं एक्सियल वेक्टर क्या होता है। सेकेंड इज द एक्सियल वेक्टर, है ना। तो ऐसे वेक्टर्स जो किसी भी एप्लीकेशन में या फिर किसी भी एप्लीकेशन में एक्सिस के लॉन्ग काम करते हैं, तो बेसिकली ये लोग रोटेशन में काम करते हैं। मतलब ये वेक्टर कहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे कोई चीज़ रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के लॉन्ग। मान लीजिए ये एक प्लेन ऑफ पेपर है और ये प्लेन ऑफ पेपर किसी एक एक्सिस के लॉन्ग क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। मान लीजिए ये उसको इस तरह से रोटेट कर रही है, ये जो है इस तरह से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। या इस तरह से कहिए कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, लगातार रोटेट कर रही है पश्चिम से पूर्व दिशा में, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये जो एक्सिस है, इस सरफेस पे जो इसका एक्सियल वेक्टर होगा वो इसके एक्सिस के अलोंग होगा, और इस सरफेस पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, एंड दिस इज नोन एज द एक्सियल वेक्टर। क्या कहते हैं इसको, हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो आई होप समझ में आ गया। वेक्टर विच हैव रिप्रेजेंटेड द रोटेशन इफेक्ट और द एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन आर कॉल्ड द एक्सियल वेक्टर। जैसे छोटा सा एग्जांपल, टॉर्क हो गया, अभी आप आगे पढ़ेंगे, टॉर्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ये सब क्या कहलाते हैं, एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये सभी क्या हैं, किसके एग्जांपल्स हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्सियल वेक्टर। ये हमेशा क्या करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हैं। चलिए आगे जब चीज़ें आएंगी तो मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के तौर पे। अगली बात थोड़ी सी हम समझते हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मान लीजिए कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं। इसका क्या ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं, है ना। अगर आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसका हम मॉड ले लें तो हमें क्या मिल जाता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर मिल जाता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब हमें क्या मिल जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, हमें उस वेक्टर का क्या मिल जाता है, मैग्नीट्यूड मिल जाता है। और मॉड निकालते कैसे हैं, मॉड निकालने का तरीका क्या है कि अंडर रूट में करिए और इस क्वांटिटी का स्क्वायर कर दीजिए। जो ये वेक्टर दिया हुआ है, इस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को लीजिए और उसको इस अंडर रूट के अंदर रख करके स्क्वायर कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहलाएगी। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए को आप ए की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझते रहिए, हम लोग बार बार जो है मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो वेक्टर है उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर को हम लोग डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं, डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। इसको डायरेक्शन वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये हमें क्या करता है, ये हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करता है, बताता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि द वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, द वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है, 1 होता है, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल टाइप वेक्टर है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्पेशल सिंबल आपका क्या होता है, कैप, राइट। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है और आपको इसका डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर लिखना है, तो लिखने का तरीका क्या है, ए कैप। इसको हम पढ़ते हैं ए कैप, क्या पढ़ते हैं, ए कैप पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं डायरेक्शन वेक्टर। जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जैसे ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उसके पास क्या बचेगा, केवल और केवल डायरेक्शन बचेगा। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा क्या बताता है बेटा, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इस बात को हमेशा लर्न करो, अच्छे से करो। ठीक है, तो अ वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिट बट हैविंग ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो बट उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए कैप का यूज़ करते हैं। और अगर हमें किसी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, उस वेक्टर को आप उसके मॉड से डिवाइड कर दो।
दैट मीन वो वेक्टर ले लो और उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो, मतलब उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या बचता है, एक कैप बचता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड ए कैप। तो किसी भी वेक्टर से यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास निकल करके आता है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, पहला तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। जहाँ पे ए कैप क्या बताता है, ए कैप हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है। एंड ए कैप इज नोन एज द यूनिट वेक्टर। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं टू फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है और इसका यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। सो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स मतलब एक से ज़्यादा वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। मान लीजिए ये आपके पास 3 डायमेंशन एक्सिस आपने बना ली है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो ऐसे वेक्टर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दे आर नोन एज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो एक लाइन में आप कह सकते हैं, इफ टू और थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दे आर नोन एज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप देखिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं। तो ये सभी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दे आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ये एक्स एक्सिस है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं आई कैप, और वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप, और जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए के कैप। तो यहाँ पे जो आई जे के है, दीज आर नोन एज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या कहलाते हैं ये लोग? ऑर्थोगोनल। आई जे के, दीज आर नोन एज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, वेयर आई represent the direction of x axis, j represent the direction of y axis, k represent the direction of z axis, ठीक है। तो इस बात को आप समझते रहिए। अगर मुझे इसके वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, मान लीजिए मुझे लिखना हो वेक्टर ऑफ x, तो मैं लिखूंगा मॉड ऑफ x और इसकी डायरेक्शन क्या है, आई कैप। मुझे y लिखना है तो y लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ मतलब मॉडुलस, उसका मैग्नीट्यूड और इसके साथ j कैप। और अगर मुझे z वेक्टर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ z के कैप, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक्स वाई जेड को क्या कर सकता हूँ, इस तरह से वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और इसकी डायरेक्शन भी मैं क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझें। चलिए आगे की बात करते हैं, अगले वेक्टर की बात करते हैं। अगला वेक्टर जो है वो कहते हैं नल वेक्टर, या इसको हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। दिस इज नोन एज द नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। इसको नल वेक्टर या अगर हम सिंपली कहें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए इसका, जीरो हो जाए। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज जीरो, देन दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज द नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर इसे कहते हैं। जैसे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये रुका हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी तो बेटा जीरो होगी ना, लेकिन ये इधर की तरफ टेंस हो सकती है। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ। अब ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है लेकिन इसका डायरेक्शन एक तरफ टेंस होगा, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल समझाया। आगे बात करते हैं इक्वल वेक्टर। इसको आप इक्वलिटी ऑफ वेक्टर कह सकते हैं, राइट। इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर क्या होता है बेटा? इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन और साथ में मैग्नीट्यूड दोनों आपस में बराबर हों, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। सो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज सेम। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों आपस में बराबर होते हैं, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए पहला वेक्टर आपका ए है और सेम वेक्टर ऐसे ही है बी, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी। दिस इज नोन एज द इक्वलिटी कंडीशन ऑफ द इक्वल वेक्टर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा है नेगेटिव वेक्टर, तो इसी में मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ। नेगेटिव वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो आपस में बराबर हो बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। अब मैं ये एरो इधर की तरफ बना दूं, तो ए और बी के मैग्नीट्यूड तो आपस में बराबर है बट इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो यहाँ पे मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव वेक्टर। अगला है कोलिनियर वेक्टर। क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है।
कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हो, या द टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर व्हेन दे आर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और द पैरेलल लाइन, मतलब वो एक ही लाइन में काम कर रहे हो या पैरेलल लाइन में काम कर रहे हो। जैसे आपके पास दो वेक्टर ऐसे हैं, ये ए है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, जरूरी नहीं कि इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, और एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे ये लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। या एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल है, ये वेक्टर ऑफ ए है, ये वेक्टर ऑफ बी है, इस सिचुएशन में भी हम लोग इसे क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज द कोलिनियर वेक्टर। एक वेक्टर आपका इधर की तरफ जा रहा है, दूसरा वेक्टर इसके अपोजिट जा रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी इसे हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं और अगले वेक्टर की बात करते हैं। अगला वेक्टर है आपका कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हो, मान लीजिए उनकी डायरेक्शन अलग हो सकती है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, लेकिन वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही प्लेन में वो लाई कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अगर आप देखें एक प्लेन कंसीडर करें तो इस प्लेन में देखिए सभी वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर का मतलब दो ऐसे वेक्टर्स या दो से ज़्यादा ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। मान लीजिए एक वेक्टर इधर की तरफ काम कर रहा है, दूसरा इधर की तरफ काम कर रहा है, तीसरा इधर की तरफ काम कर रहा है। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। सो दीज वेक्टर्स आर नोन एज द को इनिशियल वेक्टर। क्या कहते हैं इसे हम, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, आगे और समझते हैं। अब इसमें दो जो वेक्टर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे, और ये दोनों वेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन इंडिकेट करता है, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लिया, ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल की तरफ जो ये जो पोजीशन इसकी रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर को लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ एक्स आई, सभी वेक्टर्स को ऐड कर देंगे, एक्स वाई वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। क्योंकि इसमें तीनों कोऑर्डिनेशन वेक्टर का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, एंड इट इज रिटन एज स्मॉल आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। अब अगली बात हम कर लेते हैं, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहते हैं इसको हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये दोनों वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लीजिए कोई पार्टिकल की लोकेशन P1 थी और उसका जो पोजीशन वेक्टर था वो R1 था किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कुछ समय के बाद ये पार्टिकल डिस्प्लेस होकर के यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसकी नई पोजीशन लोकेट हो जाएगी R2, और इसके लोकेशंस जो होंगे यहाँ पे x1 y1 z1 था, यहाँ पे x2 y2 z2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो शिफ्टिंग में जो ये पोजीशन में शिफ्ट हुआ, दैट इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। और इसको निकालने का तरीका क्या है, आप इसके हेड से एक एरो खींचो इधर की तरफ, तो ये इसकी डायरेक्शन है, और ये वैल्यू हो जाती है डेल्टा आर इज इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब मैं R2 और R1 की वैल्यू को लोकेट करूँ तो R1 इज इक्वल टू मैंने लिखा था क्या, x1i, क्योंकि 1 कोऑर्डिनेट है और इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट है, तो R1 इज इक्वल टू x1i y1j प्लस z1 k, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर R2 के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में इसे मैं लिखूं वेक्टर के फॉर्म में, तो x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट करूँ तो x2 माइनस x1 होगा, तो x2 माइनस x1 एंड दिस विल बी i, एंड दिस इज द नेक्स्ट y2 माइनस y1, दिस इज j, एंड दिस इज द z2 माइनस z1 k, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो इसके मैग्नीट्यूड्स हैं ये आपस में क्या हो जा रहे हैं, माइनस हो जा रहे हैं, बट इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, i के लॉन्ग है, j के लॉन्ग है और k के लॉन्ग है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी इन दोनों के शिफ्टिंग की डायरेक्शन के क्या होगी, बिल्कुल से उस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में क्या होगी, इसका जो है फंक्शन होगा, i j के आप देख रहे हैं कंपोनेंट के फॉर्म में। सो दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने जो है टाइप ऑफ वेक्टर्स को क्या
कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगले लेक्चर में हम और सारी बातें करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहे, धन्यवाद।